ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने एडजस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, ठीक है। और कुछ एडजस्टमेंट्स को हम लोगों ने सीख भी लिया था। ओके, मतलब अभी फिलहाल मेरा काम है फॉर्मूलाज बताना, ठीक है। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स के फॉर्मूलाज हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। तो देखो, एडजस्टमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो था वो हम लोगों ने कवर किया था क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि एक इफेक्ट उसका टीसी में जाता है, दूसरा इफेक्ट उसका एसेट में जाता है। कॉस्ट वैल्यू या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, इस बेसिस पर हम लोग उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने सीखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हो जाता है वो खर्चे जो तुमको कभी ना कभी चुकाना तो है, लेकिन अब तक तुमने उसको चुकाया नहीं। तो इसका पहला इफेक्ट था रेस्पेक्टिव खर्चे के साथ में वो जाकर के ऐड हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट उसका लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। तीसरा प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड एक्सपेंडिचर का मतलब हो जाता है कुछ ऐसे खर्चे जिसको तुम पहले ही पे कर चुके हो, अब तुमको उसका सर्विस मिलने वाला है, ठीक है। अब तुमको उसके पीछे वापस से खर्चे करने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे खर्चे जो होने वाले थी लेकिन उस खर्चे को भी तुमने पहले ही पे कर दिया, ठीक है। तो तुमको उस टाइम पर अब पे नहीं करना पड़ेगा जो टाइम पर एक्चुअली में एक्सपेंडिचर जनरेट होता है कि नहीं। तो एक साइड से तुम्हारे लिए ये एसेट का काम करता है। तो पहले इफेक्ट मैंने बताया था कि खर्चे में से जाकर के उसको माइनस कर लेना है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा खर्चा है, ओके। तुम उस खर्चे से उसको माइनस कर दोगे और सेकंड इफेक्ट उसका जाएगा एसेट में, क्योंकि तुमने अब उसके पीछे पहले ही खर्चा कर दिया, अब तुमको सर्विस मिलेगा, है कि नहीं। अब तुम उस सर्विस के ओनर बन गए। तो मैंने एसेट्स के बारे में बताया था कि या तो तुमको उससे पैसा आएगा या तो तुम उस एसेट के ओनर रहोगे, दोनों भी एसेट में जाएगा, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने फोर्थ हम लोगों ने देखा था न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी, ठीक है। न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी के बारे में मैंने बताया था। बैड डेट्स वो होता है जो इररिकवरेबल है, तो तुमको डेटर में से उसको माइनस करना पड़ेगा और सेकंड इफेक्ट उसका आरबीडीडी में प्लस में आएगा। और फिर न्यू आरडीडी का मैंने फॉर्मूला बताया था, डेटर अमाउंट माइनस न्यू बैड डेट्स इनटू रेट ऑफ आरडीडी, ठीक है। पीरियड नहीं आता है उसमें, ठीक है। लास्ट टाइम फॉर्मूला मैंने पीरियड लिखवाया था, पर पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो चलो ठीक है, उसको करेक्ट कर दो या वैसे भी रहने दो, वो बन ही लेना है, नो इश्यूज, ठीक है। ये भी माइनस होगा डेटर से और आरबीडीडी में आएगा। पांचवा मैंने बताया था रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। मतलब ये डेटर्स वो होते हैं जो कस्टमर है, उनसे तुमको पैसा आना है, अब इनसे पैसे कैसे निकलवाया जाए, तो तुम उनके लिए डिस्काउंट ऑफर रखते हो, और जब तुम डिस्काउंट देते हो तुम्हारा खर्चा होता है, तो डेटर से वो माइनस होगा, क्योंकि पूरा पैसा आने नहीं वाला। सर पूरा पैसा आ रहा था ना, मैंने क्या बोला था, अगर 10,000 रुपये आने वाला है तो तुम सामने वाले को 5% का डिस्काउंट देते हो, तो वो 5% तुमको नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग डेटर से उसको माइनस करेंगे, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीडी में, ठीक है। इसी के जैसे हम लोगों ने एक और सीखा हुआ था रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ये क्या होता है, जो सेलर होते हैं उससे जब तुम उधार लेते हो, जो सेलर होता है उनसे जब तुम उधार लेते हो तो वो तुमको डिस्काउंट देते हैं, बराबर है कि नहीं। तो तुम्हारे लिए ये कहीं ना कहीं खर्चा कम होने वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ओके। खर्चा कम होगा और मतलब क्रेडिटर से ये माइनस होगा, और दूसरा इफेक्ट पी सी में जाएगा, ठीक है। ये पी बी में जाएगा, ये पी सी में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में। और लास्ट हम लोगों ने कल देखा था डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिक्स्ड एसेट के टेंजिबल एसेट्स के ऊपर चार्ज होने वाला ये चीज है, ओके। ये एसेट को घटाने का काम करता है, हाँ अच्छा, ये एसेट्स को घटाने का काम करता है। और इसका फॉर्मूला है, मैंने जो बताया हुआ था, वो फॉर्मूला है एसेट अमाउंट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू पीरियड, बराबर है।
पहला इफेक्ट आएगा माइनस होगा फिर जो भी एसेट है रेस्पेक्टिव एसेट से, और सेकंड इफेक्ट जाएगा इसका पीडी में, राइट। चलो ठीक है, ये भी अपने को समझ में आ गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं वो इन चीज़ों को मैं कवर करूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, ठीक है। अच्छा सर, क्या इसमें कुछ लिंक है? देखो, इसका कुछ लिंक बन सकता है, ठीक है, और इसका कुछ लिंक बन सकता है, इनका आपस में एक लिंक बन सकता है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। इनका कुछ लिंक बन सकता है, ठीक है, इनका कुछ लिंक बन सकता है। देखो क्या है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी सिखा दिया है। अगर आप लोग पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल का अगर वीडियो देखोगे तो उसमें आप लोगों को ये दो को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। यहाँ पर मैं टाइम नहीं ज़्यादा दूंगा, ठीक है। क्या है एडजस्टमेंट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का मतलब हो जाता है जो पार्टनर लोगों ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ये वो कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है। अब सीधी बात है, पार्टनर लोग क्या करते हैं, बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट किए तो बिजनेस को बोलते हैं हमने तुम्हारे अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, चलो उसका ब्याज दो हमको, है कि नहीं। मुफ्तखोरी की जिंदगी जी रहे हो, ब्याज तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो बिजनेस को इन पार्टनर लोगों को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो पैसा जा रहा है, ओके। तो इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल अमाउंट, ठीक है। मतलब कितने कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट निकालना है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई ब्याज दर क्या है, अच्छा, और बिजनेस में पैसा कब आया था उसके हिसाब से ब्याज दोगे, बराबर है। अच्छा, मतलब बिजनेस अगर अक्टूबर में चालू हुआ है तो तुम अप्रैल से ब्याज नहीं दोगे, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने के हिसाब से तुमको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। इसका पहला इफेक्ट जो था मैंने बताया, पहला इफेक्ट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के लिए लॉस खर्चा है तो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल के बारे में मैंने आप लोगों को, देखो पार्टनर्स कैपिटल का लेक्चर देख लेना बराबर से, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके लिए मेरे को एक अलग सा लेक्चर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तुम लोग जाओगे तो वहाँ पर ये चीज़ मैंने बोला हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेस में दिया गया है, पर वो बिजनेस से अमाउंट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस से एक दिन पैसा चला जाएगा, तो ये पैसा जाने वाला, ये भी पैसा जाने वाला, दोनों एक ही साइड में दिखेंगे ना, है कि नहीं। चलो ठीक है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट सेम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो बहुत रेयरली आता है ये वाला एडजस्टमेंट, बहुत रेयरली आता है ये वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। ज्यादातर 12th स्टैंडर्ड में ये जो रिपीटर्स होते हैं ज्यादातर उन लोगों में देखा गया ये टाइप का एडजस्टमेंट, ठीक है। या तो फिर थोड़ा सा टफ बना देने के लिए कोई 5-6 साल में एक आध बार रिपीट हो जाए ये वाला एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में, तो वरना नहीं डालते वो लोग, ठीक है। इस फॉर्मूला के टाइम पर मैंने आप लोगों को देखो क्या बताया था, मैं बताता हूँ। देखो
पहले तो ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड, अगर गिवन है तो, और 6 मंथ, ठीक है, और 6 मंथ नहीं लिखता हूं मैं, 6/12, ठीक है, दो में से एक। पीरियड अगर गिवन है तो उस हिसाब से लेना है, या तो फिर 6 मंथ के बेसिस पर उसको हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के सिंगल एंट्री में सीखा है, फाइनल अकाउंट में भी वो ये चीज आने वाला है। ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल के लेक्चर में बता के रखा हुआ है, ठीक है। इसका पहला इफेक्ट जो है कहा जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट विल बी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, ठीक है। सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा, ये डेबिट साइड में है और ये क्रेडिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब पार्टनर्स लोग पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेते हैं बिजनेस में से, जैसा बिजनेस ने ब्याज दिया था वैसा बिजनेस भी ब्याज मांगेगा, है कि नहीं। तो जब बिजनेस ब्याज मांगेगा तो कहीं ना कहीं वह इनकम की तरीके से काम करेगा, और ड्राइंग जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाता है कि नहीं। सर करंट अकाउंट की बात करो ना, नहीं अभी नहीं, रुक जाओ, ठीक है। जब करंट अकाउंट में आएगा तो हम लोग को पता है करंट अकाउंट में कहाँ डालना है इसको, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो ये पैसा आ रहा है तो ऑफकोर्स ड्राइंग के साथ में नॉर्मली डेबिट साइड में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में, और सेकंड तो तुम्हारा खर्चा कम करता है, मतलब इनकम की तरह काम कर रहा है, ओके। चलो ठीक, तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ठीक है। सेम है, ऑलमोस्ट सेम, लोन अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड, ठीक है। टेंथ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, पहले तो इसका फॉर्मूला क्या है वो लिख देता हूं मैं, ठीक है। फॉर्मूला इज इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू लोन अमाउंट, अच्छा तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन है, राइट, तो मैं टेकन लिख देता हूं, टेकन लिख देता हूं, ठीक है। टेकन और गिवन दोनों साथ में कर दूं, टेकन और गिवन साथ में कर दूं, कैलकुलेशन तो वैसे ही आने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, एडजस्ट होगा तो मैं उसको गिवन स्लैश करके अलग से लिख दूंगा, ठीक है। लोन अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड, ठीक है। अच्छा, इसके इफेक्ट क्या आएंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो अब देखो सीधी सी बात है, अगर तुम लोन लेते हो तो तुम उसको उसका ब्याज देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। कितना लोन लिए हो, कितने दर के हिसाब से लोन लिए हो, कब लोन लिए हो, उसके हिसाब से ब्याज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब पॉइंट क्या देखो, इफ लोन टेकन, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट जो है वो आएगा लाइबिलिटी में, लोन टेकन के साथ में वो ऐड होगा, प्लस होगा लोन के साथ, ठीक है, प्लस होगा लोन के साथ लोन टेकन, थोड़ा इस तरफ एडजस्ट कर देता हूं उसको मैं, इफ लोन टेकन फर्स्ट इफेक्ट ऐड होगा लोन के साथ, ठीक है। सेकंड इफेक्ट, अब भाई ब्याज जा रहा है, लॉस है, पीएनएल अकाउंट के
डेबिट साइड में, समझे? चलो ठीक है। अगर ये उल्टा होता, लोन गिवन होता तो, लोन गिवन होता तो क्या करते? फर्स्ट इफेक्ट, लोन गिवन होता तो ब्याज आ रहा था, है कि नहीं? अब देखो तुमने लोन दिया है तो वो लोन का पैसा भी आने वाला है, ब्याज भी आने वाला है, वो भी तुम लोन के साथ में ऐड करोगे, ठीक है? वो भी तुम लोन के साथ में ऐड करोगे। और सेकंड इफेक्ट आएगा P&L के क्रेडिट साइड में। सर ये समझा नहीं, थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए ना। पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि भाई लोन टेकन है या लोन गिवन। देखो सीधी सी बात है, अगर तुम लोन ले रहे हो तो वो तुम्हारे लिए लायबिलिटी का काम करेगा, है ना? तो ये है लायबिलिटी साइड, ठीक है? तो तुम लायबिलिटी में जाकर के उस ब्याज को लोन के साथ में ऐड करोगे और फिर वो तुम्हारा खर्चा है, चुका रहे हो, पैसा जा रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखेगा। लेकिन अगर तुमने लोन दिया है तो ऑफकोर्स वो तुम्हारे लिए एसेट की तरह काम करेगा, क्योंकि वो तुमको पैसा आने वाला है। तब जब आने वाला पैसा अपना पैसा एसेट होता है कि नहीं? तो ऑफकोर्स उस ब्याज को भी तुम लोन के साथ जोड़ोगे ही, बट ये P&L के डेबिट साइड में नहीं, क्रेडिट साइड में जाएगा, बराबर है? क्योंकि लोन वगैरह जो होता है वो ऑफिशियल चीज़ें होती है, ठीक है? उनका काम होता है चीज़ों को देखना कि भाई कितना लोन गया है, कहाँ से लोन गया है, कहाँ से आएगा वो लोन, ठीक है? वो सब काम उनका होता है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो गए, राइट? ओके, तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो हमने ये 4 कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, 1 2 3 4, राइट? अब अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है? पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से खत्म करते हैं। देखो यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने इसमें टाइम इतना खास दिया नहीं। ओके, तो यहाँ पर तो मैंने भाई 8 9 10 कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर भी मुझको वो करना पड़ेगा, 8 इसको, 9 इसको और 10 इसको, इन दोनों को, ठीक है? तो अगर ये 10th हो गया तो ये 11th हो जाएगा। चलो ठीक है, 11th की बात करते हैं हम लोग। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हो सकता है कि थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्सटेंड हो जाए, नॉर्मल टाइम देने के बदले 1-2 मिनट एक्सटेंड हो सकता है इस कॉन्सेप्ट में। देखो ये क्या है, सबसे पहले तो भाई गुड्स है, लिंक इसका सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट से है, ठीक है? तो पहला इफेक्ट कहीं ना कहीं फर्स्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से तो है ही, बराबर है? सर गुड्स का मतलब क्या ट्रेडिंग से? हाँ, गुड्स का मतलब ट्रेडिंग, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग, लेबर मतलब ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब ट्रेडिंग, समझ में आ गया? गुड्स है, ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक बनता है। अब पॉइंट क्या है ये? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, गुड्स तबाह हो गया। सर हाँ, ये याद है ट्रेडिंग अकाउंट में आपने बताया था कि वो क्रेडिट साइड में जाता है, याद है मैंने क्यों बताया था कि वो ट्रेडिंग साइड में जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है? हाँ सर, क्योंकि हम परचेज करके लेके आते हैं लेकिन उसको बेच नहीं पाते और वो जल के खाक हो जाता है, तो परचेज में से उसको माइनस करना पड़ता है। अब बहुत सारी चीज़ें होती है जो उससे माइनस हो गया, इसके लिए उसको वहाँ से निकाल के हम लोग क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। सही जवाब, इसी के लिए ये क्रेडिट साइड में दिखेगा, सही जवाब, ठीक है? सर ये एडजस्टमेंट में आ जाएगा, ये हमने नहीं सोचा था। हाँ, ये तुमको हमेशा एडजस्टमेंट में ही दिखेगा, ठीक है? मतलब इसका सेकंड इफेक्ट भी आएगा, और सेकंड इफेक्ट इसका आता है
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों आता है? सिंपल सी बात है भाई, खर्चा किसका हुआ है? तो बिजनेस का हुआ है, बिजनेस का खर्चा मतलब सीधा सीधा लिंक ऑफिशियल खर्चा है कि नहीं, तो इसके लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। क्या हो अगर इस गुड्स फायर की वजह से डिस्ट्रॉय होने पर इंश्योरेंस का पैसा मिले? ओहो सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था, गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है? हाँ होता है। पहले तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि ये दोनों जगह पर जाएगा, बात खत्म। ओके, अगर तुम क्लेम भी करते हो, इफ क्लेम्ड रिसीव्ड, इफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अब क्या होगा? अब क्या होगा जाने क्या पता, समझने की कोशिश करो। एक सेंटेंस बनाता हूं मैं, उसके बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, अब वो सेंटेंस देखो क्या है। अ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वर्थ रुपीज 10,000, ठीक है? अच्छा, and insurance claimed received worth rupees 8,000। अगर ऐसा होता तो क्या करते? सर 10,000 का गुड्स है, 8,000 हमने रिसीव कर लिया, हाँ तो पूरा तुम्हारा खर्चा थोड़ी ना हुआ। तुम्हारा खर्चा असली में कितना हुआ? तुम्हारा लॉस कितना हुआ? 2,000 रुपये का लॉस हो गया सर, है ना? हाँ, अब देखो क्या है, ये दिखेगा तुमको टीसी में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये तुमको दिखेगा एसेट में क्योंकि आने वाला पैसा अपना पैसा है, और ये दिखेगा तुमको पीडी में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि ये लॉस है। आ गया ना किन्हीं 3 जगह पर इसका एंट्री, समझ में आ रहा है? अगर तुमको इस तरीके का सेंटेंस दिया है कि भाई गुड्स तुम्हारा लॉस हो गया और तुमने 8,000 का उस पर पैसा रिसीव भी कर लिया, सर जरूरी 8,000 रिसीव करेंगे? अरे भाई एक ही 1,000 रिसीव करो, 500 रुपया रिसीव करो, 1 रुपया रिसीव करो, पैसा तो आने वाला पैसा है, जाएगा तो एसेट में ही, लॉस तो तुम्हारा पूरा हुआ ही नहीं। जब लॉस जितना हुआ है उसको तुम डाल सकते हो पीडी में, लेकिन जो तुमको पैसा आ रहा है उसको तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ओके, इफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो उसके 3 इफेक्ट बनेंगे, और उसके इफेक्ट हैं, फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड। अच्छा, ये कौन सा अमाउंट होगा? टोटल अमाउंट, ये होगा टोटल अमाउंट। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा भैया? सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? एसेट में, एसेट साइड, बैलेंस शीट, कितना रुपया? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब थर्ड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, यहां लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कितना अमाउंट जाएगा? एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज goods stolen by theft
गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, goods distributed as free sample, ठीक है, फ्री सैंपल। ओके, चलो अब ये तीन चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये क्या है? ओके, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा 11th वाला एडजस्टमेंट। अब क्या है, बहुत सिंपल सा है एडजस्टमेंट ये, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इज 12th वन, गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट, गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट। अब गुड्स से लिंक है, पहला इफेक्ट कहाँ आना? ट्रेडिंग अकाउंट। सर आपने ये भी बताया था, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि चीजें परचेस करने के बाद में ये सारी चीजें होती है। अगर तुमने सेल कर दिया तो फिर भाई किसी और के यहाँ से अगर चोरी होता है तुमको क्या करना है? तुम्हारे पास वाली चीजें चोरी हो रही है, तो इसके लिए उसका लिंक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड से बनता है। सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? सेकंड इफेक्ट कहाँ डालोगे? क्या ये तुम्हारा एसेट है? नहीं। क्या ये तुम्हारा लायबिलिटी है? नहीं। क्या इधर पे पार्टनर लोग लिंक है? नहीं। बचा क्या? पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सर क्रेडिट साइड नहीं आ सकता क्या? मारूंगा पकड़ के। क्रेडिट साइड कैसे आएगा? इनकम है तुम्हारा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स withdrawn for personal use, ठीक है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? कौन विड्रॉ कर रहा है ये गुड्स? देखो सबसे पहला लिंक तो इसका किससे है? लिंक किससे है? इससे, गुड्स से है लिंक, ठीक है। तो पहला इफेक्ट तो हम लोग को पता चल गया सर, हाँ ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। अरे बेचा हुआ गुड्स नहीं वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं, जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है उसी को विड्रॉ करेंगे ना। कौन सा गुड्स पड़ा हुआ है? जो तुम परचेस करके लेके आए, तो परचेस से ये माइनस होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी चीजें उससे माइनस होंगी तो जगह नहीं रहेगा, इसके वजह से उसको ट्रांसफर किया गया क्रेडिट साइड में, बराबर। तो इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा ये गुड्स। अगर विड्रॉ होता है पर्सनली तो वो यही दिखेगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? सर पार्टनर लोग विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो पक्का आएगा। और जब आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्सप्लेन किया था तो हम लोग को याद है पर्सनल यूज ड्रॉइंग होता है, हाँ, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में दिखेगा, ठीक है। गुड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज डेबिट साइड में दिखेगा, बढ़िया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सर कितने एडजस्टमेंट हैं ऐसे? एक बार मैं सम पे चले जाऊंगा, सच्ची बोल रहा हूं मैं, एक भी बार मैं तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझना। इसी के लिए मैं आज 2 वीडियो बना रहा हूँ एडजस्टमेंट का, ठीक है कि नहीं? भाई फटाफट ये हो जाए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर, तो हम लोग बराबर अपने सम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें। वरना मैं ऐसा भी कर सकता था कि उस सम से रिलेटेड कौन सा एडजस्टमेंट है पहले वो बता दूं और उसके बाद में सम को सॉल्व करवा दूं, मतलब नहीं। एडजस्टमेंट को अच्छे से समझो पहले, ठीक है, इंटरलिंक करो कॉन्सेप्ट को, और फिर उसके बाद में हम लोग सम पर आएंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, फटाक से सम से आगे बढ़ना है, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सर हम लोग को मालूम है जो चीज़ें फ्री में बिकती है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए होती है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा नॉलेज रखते हो आप। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? तुम्हारा नॉलेज नहीं यहाँ पर जानना है, रिकॉर्ड क्या करोगे, ठीक है। हाँ सर जानते हैं हम लोग रिकॉर्ड क्या करेंगे जानते हो? पहला इफेक्ट हम लोग को पता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बहुत खूब। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, बढ़िया। सेकंड इफेक्ट क्या करोगे?
सर एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है, तो क्या उससे कोई लिंक है? हाँ भाई, एडवर्टाइजमेंट से ही तो लिंक है इसका। जाओ और एडवर्टाइजमेंट जा करके इसको ऐड कर देना, समझ में आया? ऐड कर देना। सर अगर एडवर्टाइजमेंट क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया होगा कोई बात नहीं। एडवर्टाइजमेंट कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा साइड? डेबिट साइड। वहां पर जाकर के रिकॉर्ड कर देना। सर क्या नाम से रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। एडवर्टाइजमेंट के नाम से रिकॉर्ड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। खर्चा तो खर्चा ही है कि नहीं? हाँ, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, दैट इज अनरिकॉर्डेड परचेज एंड सेल्स। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? एक ही के अंदर दो चीजें, ठीक है? 15th एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड। अब दो चीजें हैं अनरिकॉर्डेड में, एक है परचेस और एक है सेल्स। पहले परचेस को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या चीज का परचेस है? ये गुड्स के चीजों का परचेस है, बराबर है? परचेस कहाँ दिखता है तुमको? परचेस कहाँ दिखता है? सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखता है, बराबर है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखता है। हाँ, क्यों दिखता है वो? सर सिंपल सी बात है, हमने परचेस किया है इसके लिए वो वहां पर दिख रहा है। अच्छा तुम्हारा खर्चा है, तुमको है मालूम है कि तुमने परचेस किया है? हाँ सर हमको पता है, तभी तो हमने रिकॉर्ड किए हैं। अरे भाई, अगर तुमको पता है कि तुमने परचेस किया है तो तुम वहां लेके गए। अगर तुमको पता नहीं है कि तुमने परचेस किया है, कोई रीजन से तुम भूल गए रिकॉर्ड करना, तो क्या वो तुम्हारा परचेस नहीं होगा? हाँ सर परचेस तो होगा, चाहे तुमको पता हो या पता ना हो। बाद में पता चले कि हाँ सर हमने 10,000 का गुड्स परचेस किया था, उसका रिकॉर्ड है, लेकिन 2,000 का गुड्स परचेस किया था, उसका रिकॉर्ड नहीं था, भूल गया था हमारे तरफ से बिल, तो क्या वो तुम्हारा परचेस नहीं बनेगा? 10,000 2,000 दोनों तुम्हारा परचेस होगा। क्या करोगे उसको जाकर के? परचेस से ऐड करोगे। परचेस से क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट इफेक्ट, परचेस से जाकर के ऐड कर देना। समझ में आया? ऐड करोगे परचेस। सर सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? अरे बाप, जब तुम्हारे पास ये रिकॉर्ड ना हो कि तुमने कितने का परचेस किया था, तो वो तुम्हारा उधार परचेस माना जाता है। और जब भी तुम उधार परचेस करते हो, परचेस कर रहे हो, है कि नहीं? परचेस कर रहे हो, अब तुमको उसको पैसा चुकाना पड़ेगा। लायबिलिटी से लिंक तो जरूर बनता है, लेकिन तुम परचेस किससे करते हो? परचेस करने वाला कौन होता है? मतलब परचेस जिससे करते हो तो सामने वाला कौन? मैंने किसी से परचेस किया तो सामने वाला कौन? क्रेडिटर। सेकंड इफेक्ट तुम ऐड करोगे क्रेडिटर के पास। क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्रेडिटर कहाँ दिखता है? लायबिलिटीज। क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? मास्टर बन जाओगे कि नहीं? ऐसी गधा बन के बैठे? चलो ठीक। फर्स्ट इफेक्ट सर सीधी बात है, अगर ये अनरिकॉर्डेड परचेस है तो परचेस से ऐड हो रहा है, ये अनरिकॉर्डेड सेल से ऐड होगा। बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छा ज्ञान रखते हो। बताओ इसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? सीधी सी बात है। अगर हाँ आप बोल रहे हो कि सर ये उधार परचेस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लॉजिक बोलता है कि ये उधार परचेस है। अगर सुनो, अगर तुमने इसको पैसा दे के खरीदा होता तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में इसका रिकॉर्ड दिखता, तुमको पता होता कि तुमने परचेस किया है। तुमको पता नहीं है, ये उधार परचेस माना जाएगा। अगर ये उधार परचेस माना जाएगा तो उसका लिंक क्रेडिटर से बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई बुरा नहीं मानना, बात सच। तो ये भी सेकंड इफेक्ट, सर हमने जिसको बेचा उसने उधार में परचेस किया होगा हमसे, हमने बेचा है, सामने वाला हमारा कस्टमर माना जाएगा।
और कस्टमर का दूसरा नाम डेटर होता है, तो तुम ऐड करोगे डेटर्स के पास जाके, ठीक है, जो तुमको एसेट में दिखता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, हमारा यूजुअल एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो, ये जो हमने बताया हुआ है मैंने, ये है तुम्हारे यूजुअल एडजस्टमेंट, ठीक है, ये है तुम्हारा यूजुअल एडजस्टमेंट, ये हमारा कंप्लीट हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। लेकिन हिडन एडजस्टमेंट में जाने के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाना चाहता हूँ, और वो वापस से डेटर्स, ठीक है, वापस से डेटर्स का कॉन्सेप्ट है। डेटर्स अगर मैंने समझा दिया तो तुम्हारा क्रेडिटर भी क्लियर हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। देखो, अनरिकॉर्डेड सेल्स की अगर बात करें तो डेटर आ गया। अब मान के चलो तुमको रिजर्व और डिस्काउंट देना है, रिजर्व और डिस्काउंट ऑन डेटर्स देना है, बराबर है। जब मैं ये तुमको बता रहा था तो तुमने पहले बैड डेट्स को माइनस कर लिया, न्यू आईडीडी को माइनस कर लिया, फिर जाके रिजर्व और डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकाला। क्या हो अगर तुमको बाद में पता चले कि सर अनरिकॉर्डेड सेल्स भी, तब क्या करोगे? कब कैलकुलेट करोगे आरडीडी, रिजर्व और डिस्काउंट ऑन डेटर्स को कब कैलकुलेट करोगे? ठीक है, इस चीज़ को समझना है हम लोग को। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स अगर हो तो इन तीनों का क्या होगा और ये कैसे अफेक्ट करेगा उसको। ठीक है, चलिए। तो जैसा मैं बोल रहा था कि अब हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, वो जो नया कॉन्सेप्ट है वो डेटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो क्या है वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, डेटर्स, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है कि नहीं? पहले मैंने जब एक्सप्लेन किया था बहुत नॉर्मल सा था। जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान में रखो तो आरडीडी के पीछे मेरा काफ़ी टाइम चला गया था। मैंने बोला था आप लोगों को कि इसको थोड़ा टाइम जाएगा समझने के लिए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छा खासा टाइम लेता है और आप लोग को भी इसको अच्छा खासा टाइम देना भी है समझने में। ओके, देखो क्या है, हम लोगों को पता है डेटर्स होता है हमारा कस्टमर। ठीक है, तो जो हमारे कस्टमर होते हैं वो होता है हमारा डेटर्स। अब कस्टमर भी दो टाइप के हैं, जो कैश में डील करते हैं और जो क्रेडिट में डील करते हैं। तो जो क्रेडिट में डील करते हैं वो हमारे डेटर हैं, कैश वाले हमारे डेटर नहीं बनते, बराबर है। सामने से तुम एक शॉप खोल के रखे हो, एक कस्टमर आया, उसने पैसा दिया, सामान लिया, वो तुम्हारा डेटर नहीं बनेगा। डेटर वो पर्सन होता है जो क्रेडिट पर सामान लेकर के जाता है, क्रेडिट पे सामान लेके जाने वाला कस्टमर डेटर होता है। क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा हुआ था थोड़े टाइम पहले कि डेटर में से पहले हम लोग लेस करेंगे न्यू बैड डेट्स, बराबर, फिर लेस करेंगे न्यू आरडीडी। ठीक है, अब जो बैलेंस आएगा, ठीक है, अब जो बैलेंस आएगा उसमें से हम लोग को लेस करना है रिजर्व और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बराबर है। ये अब तक हम लोगों ने सीख के रखा था। और ये जो आएगा इसको माइनस करने के बाद में होता है हमारा नेट डेटर्स, जिसको हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे, है कि नहीं? आउटर कॉलम में जो अमाउंट लिखा जाएगा दैट इज योर एक्चुअल नेट डेटर्स। अब पॉइंट क्या है, अगर तुमको सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना के दिया गया है, मान के चलो, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिख रहा है तुमको 50,000, ठीक है, 50,000 का डेटर्स है। एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल टैक्स रुपीज 2000 and provision for reserve for doubtful debt is 10% on debtors। ठीक है, कुछ इस तरीके का एक सेंटेंस है, मान के चलो। फिर इसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स is 5% on their full payment। और तीसरा एडजस्टमेंट है सेल्स ऑफ रुपीज 5,000। सेल्स ऑफ रुपीज 5,000 sale of rupees 5,000 was done but was not recorded in the books of accounts। ठीक है, अब देखो इस तरीके के सेंटेंसेस तुमको आएंगे जो काफी टफ टाइप के सम्स होते हैं, उसमें ये सारे के सारे एडजस्टमेंट आ जाएंगे जिसका लिंक कहीं ना कहीं डेटर से। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये एक एडजस्टमेंट है, एक स्टार मार्क। ओके, फिर आरडीडी है, एक और स्टार मार्क। फिर डिस्काउंट अलाउड ऑन डेटर्स है, एक और स्टार मार्क। फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स है, एक और स्टार मार्क। तो कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पर डेटर्स को भर दिया जाएगा एकदम से। ठीक है, 3-3 4-4 स्टार मार्क होगा। सर ये स्टार मार्क का मतलब क्या होता है, हम लोग जब तक ये 4 के 4 एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं कर लेंगे अमाउंट को आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। इसका मतलब होता है स्टार मार्क यूज़ करना। जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो हम लोग जब एडजस्टमेंट में जाएंगे तो पहले ही कुछ रिकॉर्ड्स पर हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे पहले ही, तो हम लोग को मालूम रहेगा कि उस रिकॉर्ड को हम लोग को इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, मैंने आप लोग को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीज़ बता के रखा है। तो अब ऐसे टाइप का एडजस्टमेंट है जो 4-4 स्टार मार्क क्रिएट कर रहा है डेटर्स पे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला डेटर्स है कितने रुपए का, डेटर्स इज रुपीज 50,000। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, इसका मतलब होता है जो पैसा नहीं आने वाला, इसका भी मतलब होता है जो पैसा हमको अब नहीं मिलने वाला। इसका मतलब होता है कि जितना पैसा अब आएगा उसके ऊपर हमको 5% छूट देना है। और इसका मतलब होता है कि हम लोग को तो पता ही नहीं था कि ये भी सेल्स हुआ है। अब पॉइंट इससे अगर हम लोग शुरू करें तो इसके पहले ये दोनों आते हैं, लेकिन ये कहाँ आएगा, क्या नेक्स्ट ये रिकॉर्ड रहेगा या ये दोनों सॉल्व करने के बाद में ये रिकॉर्ड आएगा। लॉजिकली सोचो, देखो कैसे सोचना है। अगर हमको डिस्काउंट देना है तो हमको ये पता रहना चाहिए कि कितना इन टोटल पैसा आने का चांस है। ठीक है, अच्छा जब पैसा आने का चांस कब होता है, जब हमने उतना उधार दे के रखा हो। ठीक है, अगर हम लोगों ने कुल मिला करके वो 100% का उधार दिया है तो उसमें से 10% नहीं आने का चांस है, मतलब 90% आने का चांस है। तो हमको पहले ये पता रहना चाहिए कि टोटल सेल्स कितना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अनरिकॉर्डेड सेल्स को हम लोग को सबसे पहले ऐड करना है। अगर ये तीनों तुमको साथ में दिखे एक ही सम में तो सबसे पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड होगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स। ठीक है, तो 5,000 का है उसको ऐड कर लो। अब ये टोटल कितना हो गया 55,000। अब इसमें से लेस क्या होगा, न्यू बैड डेट्स कितने रुपए का है, न्यू बैड डेट्स कितने रुपए का है 2,000 रुपीज का। ठीक है, 2,000 रुपीज का लेस कर लो, कितना हो जाएगा 53,000। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, न्यू आरडीडी
कितना परसेंटेज है? 10%। तो इसका 10% कितना आएगा? 5300। उसको लेस कर लो, ये 2 0 एज इट इज रहेगा, ये 2, ये 10, ठीक है। 752 में से 5 गया तो 47,700, बराबर है। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे अपना डिस्काउंट अलाउड टू रेटर्स। डिस्काउंट अलाउड कितना परसेंटेज है? @5%, ठीक है। तो इसका 5% निकाल लो, 47,700 का 5%, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया। 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 5 35, 36 37 38, 3 कैरी, 5 4 20, 21 22 23, तो 2385, बराबर है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसको माइनस कर लो, 47,700 में से 2385 माइनस होगा। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 5 1 3, 47 में से 2 गया तो 45। तो ये तुम्हारा नेट डेटर्स है, समझ में? ये तुम्हारा नेट डेटर्स है, और ये सारे तुम्हारे इनर कॉलम में चलेंगे। और जो ये अमाउंट आया है 45,315, ये तुमको आउटर कॉलम में लिख देना। दैट्स इट, यही तुम्हारा मेन एडजस्टमेंट है। समझ में आ गया? अनरिकॉर्डेड सेल्स को कभी भी पहले हम लोग ऐड करेंगे। लॉजिकली सोचो, तुमको अगर डिस्काउंट देना है तो तुमको ये पता रहना चाहिए कि कितना उधार तुम्हारा मार्केट में है। इसके लिए अनरिकॉर्डेड सेल्स को हम लोगों ने इससे ऐड किया। फिर जब तुमको पता चल गया कि भाई 55,000 है, उसमें से कितने आने के चांस नहीं है? 2,000, 53,000। अच्छा, अब ये जो पैसा है ये हम लोग को खुद से भरना पड़ेगा फुल पेमेंट दिखाने के लिए। ये रहा 10%। अब इसके ऊपर, अब ये पैसा हमको आएगा, इसके ऊपर हम 5% कैलकुलेट करेंगे, और जो पैसा रहेगा दैट विल बी आवर नेट डेटर्स। ये पैसा हमको इन टोटल आना चाहिए, इतना डिस्काउंट देने के बाद ये हमको आना चाहिए। समझ में आ गया? दैट्स इट। अच्छा, अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? ये सबका सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा हमको पता है। अनरिकॉर्डेड सेल्स जो है, अनरिकॉर्डेड सेल्स, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? सेल्स से ऐड होगा, है ना? सेकंड इफेक्ट ऐड विद सेल्स, ओके। और बाकी का हम लोगों को तो पता ही, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हिडन एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हम लोगों ने अपने एडजस्टमेंट्स में से यूजुअल एडजस्टमेंट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बताया था कि जो एडजस्टमेंट्स होंगे वो 2 टाइप के हैं। एक यूजुअल, जिसमें हम लोग अनयूजुअल्स को भी कवर कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे हैं हिडन एडजस्टमेंट्स। यूजुअल में हम लोगों ने लगभग 15 एडजस्टमेंट्स को कवर किया है, जिसमें से सबसे पहला था क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, फिर उसके बाद में था हमारा न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, चौथा, ठीक है। फिर 5वां था रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 6वां था डेप्रिसिएशन, ठीक है, नहीं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, 7वां था डेप्रिसिएशन, 8वां था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन और गिवन, ये हम लोगों ने साथ में कर लिया था। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज एंड गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये सारे एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने करके रखे हुए थे। और फिर उसके बाद में अनरिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्डेड सेल्स के हिसाब से हम लोगों ने उस पूरे एडजस्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, दैट विल बी हिडन एडजस्टमेंट्स। देखो, हिडन एडजस्टमेंट्स में अपने को 7 एडजस्टमेंट्स को सीखना है, जो बहुत ही ईजी है और ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। सर, पहले तो ये बताओ हिडन एडजस्टमेंट होता क्या है? हिडन एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट होता है जो तुमको समझना पड़ेगा। एडजस्टमेंट में नहीं दिया गया होगा ये सब, तुमको समझना पड़ेगा
ये भी एडजस्टमेंट हो सकता है। इसके सेंटेंसेस कैसे होंगे या फिर इसके रिकॉर्ड कैसे होंगे, देखो सबसे पहला तुम जब ट्रायल बैलेंस देखोगे, ज़्यादातर ये सारे ना ट्रायल बैलेंस में दिखने वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसका जो बेस है ये ट्रायल बैलेंस में ही रहेगा, तो बेस विल बी इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तुमको इसके लिए एडजस्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट में तुमको ये टाइप का एडजस्टमेंट मिलेगा, यूजुअल एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस में तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, सैलरी और रेंट पेड फॉर 10 मंथ, ठीक है। जब भी तुम फाइनल अकाउंट के सम को करोगे, सबसे पहला तुम्हारा व्यू कैसा होना चाहिए कि जो भी रिकॉर्ड दिए गए हैं वो साल भर का रिकॉर्ड है, बराबर है। अगर अब देखो इस सेंटेंस को देखो, सैलरी और रेंट जो पे किया है वो 10 मंथ के लिए पे किया है, 10 मंथ के लिए नहीं, वो 12 मंथ के लिए होना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल समझो, सैलरी या रेंट पेड 10,000 है बट इट इज फॉर जस्ट 10 मंथ, बराबर है। हम लोग क्या सोचेंगे उस वक्त, 10 मंथ का नहीं 12 मंथ का पे करना चाहिए था, तो 2 महीने का अब तक पे नहीं किया गया है, 2 महीने का पे नहीं किया गया है, बराबर है कि नहीं। पेड फॉर 10 मंथ ओनली, 2 महीना और पे करना पड़ेगा हम लोग को, बराबर है। तो हर अब देखो कैसा है, टोटल हमको कितना पे करना चाहिए था, 12 मंथ के हिसाब से पे करना चाहिए था, बट हमने पे कितना किया है, 10 मंथ के हिसाब से पे किया है। वापस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 12 मंथ के हिसाब से पे करना चाहिए था, जो हमको पता नहीं कितना पे करना है, बट हमको ये पता है कि 10 मंथ का हम लोगों ने 10,000 रुपीज़ पे किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीका है इसको समझने का, ठीक है, पर अल्टीमेट आंसर तुम्हारा क्लियर रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, 10,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो 1,000 इंटू 12,000 हमको पे करना चाहिए था, लेकिन हमने पे कितना ही किया, सिर्फ 10,000। अब तक हमने पे कितना नहीं किया है, 2,000, मतलब ये अब तक हमने पे नहीं किया है, तो मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया ये। अब आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, ये एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया ना ये। अब हम लोग को पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। फर्स्ट इफेक्ट, पहले तो हम लोग इसको ऐड करेंगे एक्सपेंडिचर के साथ में, वो भी रेस्पेक्टिव वाला। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ पर जाता है, लायबिलिटीज, बैलेंस शीट साइड में, बैलेंस शीट, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। चलो नहीं समझ में आ गया तो एक और बार ये वीडियो को रिवाइंड कर लेना। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2020। अब तुमको पहले ये समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो ईयर कौन सा है, 1 साल होना चाहिए। अच्छा, अब मान के चलते हैं कि तुम 2019-20 का कैलकुलेशन कर रहे हो फाइनल अकाउंट का। अगर 19-20 का कर रहे हो तो शुरुआत कहाँ पर हो रही है, 1 अप्रैल 2019, और एंड कहाँ पर होगा, 31 मार्च 2020। मतलब इस साल का खर्चा तुमको फाइनल अकाउंट में दिखाना था। बट क्या हो गया यहाँ पर, इंश्योरेंस प्रीमियम जो तुमने पे किया ना, वो 30 जून 2000 तक का पे कर दिया तुमने। 1 साल के एंडिंग के हिसाब से पे करना था, 31 मार्च 2020 तक पे करना था, बट तुमने क्या किया, और 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, है ना। 31 मार्च खत्म हो जाता था, लेकिन तुम 31 मार्च तक रुके नहीं, तुम 30 जून तक का पे कर दिए। पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून, तुमने 3 महीना और एक्स्ट्रा पे कर दिया, अप्रैल मई जून, 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया तुमने। मतलब तुमने पहले ही पे कर दिया। पहले ही का मतलब क्या हो जाता है, प्री पेड कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं, प्री पेड कर दिया तुमने। ओके, अब इसका एग्जांपल अगर हम लोग समझे तो मान के चलो तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया है इट इज 12,000 पे कर दिया, ठीक है। तो जो 3 महीना है कैसे कैलकुलेट करोगे, 3/12, राइट। 12 वन जा ये 30 इज इक्वल टू ₹3,000 तुमने एक्स्ट्रा पे कर दिया उसको, बराबर है। मतलब तुमको 12,000 नहीं पे करना था, तुमको सिर्फ 9,000 ही पे करना था, तुमने पर 3,000 और एक्स्ट्रा पे कर दिया था, इसी के लिए वो 12,000 दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये 3,000 को हम लोग क्या करेंगे, इसको भूल जाओ,
3000 का अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इफेक्ट क्या आएगा उसका, फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, क्या किया हम लोगों ने 3000 को यहाँ पर लेस किया एक्सपेंस के साथ, जो भी रेस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसके साथ। और सेकेंड इफेक्ट प्रीपेड का कहाँ आता है, पहले ही तुमने पैसा पे कर दिया, एसेट साइड में आएगा बैलेंस शीट के, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉर 4 ईयर्स। तुमने देखो सेम सेंटेंस, तुमको 1 साल का खर्चा दिखाना है बट तुमने क्या कर दिया, 4 साल का एक्स्ट्रा, मतलब 4 साल तक का पे कर दिया। पे करना था 1 ही साल का, पे कर दिया 4 साल का, ठीक है। अब मान के चलो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तुम्हारा कितना है, 40,000, ठीक है। 40,000 तुमने पे किया और यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि तुमने 4 साल का पे कर दिया, है कि नहीं। तो 4 साल का पे कर दिया तो तुमको 1 साल का कैसे मिलेगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो एवरेज 1 साल का मिल गया। तुमको कितना पे करना चाहिए था, 10,000 पे करना चाहिए था, तुमने कितना पे करके रखा है, 40,000 पे करके रखा है। तो मतलब तुमको कैसे समझ में आएगा कि तुमने कितना एक्स्ट्रा पे किया है, माइनस करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। इसे लिख लो इसको 10,000 रुपीज। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे इससे, ठीक है। 10,000 रुपीज माइनस कर दिया जाएगा तो 30,000 रुपये तुमने पे किया, ओके। तो मतलब 30,000 तुमने एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो जब कोई चीज़ें एक्स्ट्रा पे की जाती है उसका नाम क्या होता है, प्रीपेड कर देना, राइट। तो पहला इफेक्ट क्या आएगा उसका, तुम पहले माइनस करोगे एक्सपेंस के साथ में जो भी तुमने एक्सपेंस किया है। जरूरी नहीं होता कि एडवर्टाइजमेंट का ही तुम प्रीपेड करो, इंश्योरेंस का प्रीपेड कर सकते हो, सैलरी का प्रीपेड कर सकते हो, समझ में आ गया। अच्छा, माइनस करोगे और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा उसका, एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि जब समझ आएंगे तो मेरे को वहाँ पर वापस से एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, मेरे को पता है, ठीक है। ओके, वैसे पहले एडजस्टमेंट्स के वीडियो को मैंने अपलोड किया है, इसके व्यूज़ ज़्यादा नहीं जा रहे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे आप लोग समझो उस तरीके से उसको रीड कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं तो चाहूँगा कि व्यूज़ अगर ज़्यादा जाएंगे तो मेरे लिए भी वो एक मोटिवेशन का काम करेगा, तो मैं आगे वीडियोस उस बेहतर तरीके से और बना सकता हूँ, ओके। तो चलिए ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है। नेक्स्ट इज रेंट रिसीव्ड फॉर 11th मंथ। अब देखो रेंट पेड फॉर 10 मंथ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, पे किया था तुमने 10 महीने का ही, लेकिन तुमको 12 महीने के लिए पे करना था। अब तुमने यहाँ पर रिसीव किया है सिर्फ 11 मंथ का, जबकि तुमको 12 मंथ का रिसीव करना चाहिए। तो 1,000 क्या हो गया, 1 मंथ का क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाएगा ना, तुमको 12 महीने के लिए हिसाब से रिसीव करना था, लेकिन तुमने 1 महीने के हिसाब से ही रिसीव किया, तो 11 महीने के हिसाब से ही रिसीव किया, तो 1 महीने का आया नहीं, बट आने वाला पैसा अपना पैसा, अपना पैसा अपना एसेट होता है, तो वो आउटस्टैंडिंग इनकम है अपने लिए, ओके। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट तो तुम ऐड करोगे इनकम के साथ, वो भी रेस्पेक्टिव इनकम। सेकंड इफेक्ट रेंट रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लायबिलिटी जाता है, आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा तो एसेट में जाएगा। अब इसका एग्जांपल बता देता हूँ मैं, ओके। अब जैसे मान के चलो तुमने रिसीव किया है 11,000, ठीक है, 11,000 रिसीव किए, तो तुम पहले क्या करोगे, 11,000 का एवरेज निकाल लोगे कि हर महीने तुमको कितना रिसीव करना था, 1,000 रिसीव करना था, हर महीने 1,000 रिसीव करना था, तो 11 मंथ के हिसाब से तुमने 11,000 रिसीव किया, लेकिन तुमको कितना टोटल आना चाहिए था, 12,000, 12 मंथ के हिसाब से, है ना। 12 मंथ के हिसाब से 12,000 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है अभी तक, 11,000 ही आया है ना। तो जब 11,000 ही आया है, आना चाहिए था 12,000, तो तुमको 1,000 ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा मतलब ये तुमको आने वाला पैसा है, अगर ये आने वाला पैसा है तो वो आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया तुम्हारा, है कि नहीं। तो ये हो जाता है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग इनकम। और आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग अगर आ गया वर्ड तो तुमको उसको ऐड ही करना है, आउटस्टैंडिंग अगर वर्ड आ गया तो तुमको उसको ऐड ही करना है। प्रीपेड अगर वर्ड आ गया, ठीक है, प्रीपेड अगर वर्ड आ गया तो तुमको उसको लेस ही करना है, प्रीपेड अगर वर्ड आ गया तो तुमको उसको लेस ही करना है। आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस, ठीक है।
तो इसके लिए वो ऐड होगा, फर्स्ट इफेक्ट ऐड होगा इनकम के साथ, सेकंड इफेक्ट एसेट में जाएगा क्योंकि आने वाला पैसा है। 10% लोन तुमने बोरो किया था 1 जनवरी 2020 को। सर इसमें कौन सा एडजस्टमेंट है? मान के चलो तुमने जो लोन बोरो किया है वो है 20,000, ठीक है, वो है 20,000। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। तुमको ट्रायल बैलेंस में ये क्रेडिट साइड में दिखेगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिखेगा। जब मैं सम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा या तो फिर हाँ, जब मैं सम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा तो तुम लोगों को मैं बता दूंगा ट्रायल बैलेंस को कैसे समझना है। फिलहाल तुमने लोन बोरो किया है 1 जनवरी 2020 को, इसको टुकड़ा कर देते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तुमने 10% लोन लिया है 20,000 रुपए का अमाउंट, ये क्या है? ये इंटरेस्ट रेट, दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अब पॉइंट क्या है? अब तुमको जब ऐसा चीज दिखेगा तो इसका मतलब ये होता है कि तुमको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। समझ आ गया? इसको इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अगर ऐसा दिखा तो तुमको समझ जाना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? लोन अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, याद आ रहा है? इंटू पीरियड। यही फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ था। लोन टेकन हो या लोन गिवन हो, फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। कितने रुपए का लोन है भाई? 20,000 का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। सर अगर हमको एडजस्टमेंट में नहीं दिया गया होगा तो भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हाँ, इसी के लिए तो इसको हिडन एडजस्टमेंट बोला जाता है। अगर तुमको लोन के पहले परसेंटेज दिख गया, रेट तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर है? चलो ठीक है। सर पीरियड तो एक साल आएगा ना? ना मुन्ना, बोरो कब किए? 1 जनवरी। ब्याज कब से दोगे? 1 जनवरी से। कब तक ब्याज दोगे? 3 महीने के हिसाब से। मार्च को ख़त्म हो जाता है तुम्हारा साल, तो 1 जनवरी को लिए, 1 जनवरी से पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने के हिसाब से तुमको उसको ब्याज पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन आएगा। ओके, ये जीरो गया, यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0 गया। 3 1 जा 4 जा, 4 1 जा, ये 5 जा, और ये 2 0, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 500, दैट विल बी इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट रिसीव करोगे कि पे करोगे? बोरो किए हो तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? अच्छा, अब इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा भाई? अब सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट तुमको लोन के साथ पे करना है तो तुम उसको ऐड करोगे लोन के साथ में। सेकंड इफेक्ट, जब तुम कोई चीज़ पे करते हो तो तुम्हारा खर्चा होता है, तो ये कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। 16% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 जनवरी। पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि इसका मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि तुम्हारे बिजनेस में पैसा था, तुमने किसी और कंपनी में पैसा निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ये लो रखो मेरा पैसा यूज़ करो, लेकिन मेरे पैसे पर तुमको क्या देना पड़ेगा? हाँ सर, ये तो इंटरेस्ट वाली बात हो रही है। हाँ, अगर तुम लोन लेते हो तो तुमको पैसा पे करना पड़ता है, तो तुम अगर इन्वेस्ट किए हैं तो तुमको ब्याज मिलेगा। लोन लिए हो तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इन्वेस्ट किए हो तो इंटरेस्ट रिसीव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आएगा। डिपेंड करता है कि कितने रुपए का तुमने इन्वेस्टमेंट किया है। मान के चलो तुमने इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 का इन्वेस्ट किया है, मान के चलो, ठीक है। तो इस का कैलकुलेशन ऑलमोस्ट ये फॉर्मूला सेम रहेगा। लोन अमाउंट के बदले क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पीरियड। सर हमको कैसे समझ में आएगा कि हिडन एडजस्टमेंट है? अभी बताया ना तुमको, अगर ऐसे वर्ड के आगे परसेंटेज ही दिखे
ट्रायल बैलेंस में समझ जाओ वहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट है ही। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा मैं, ओके, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, उसमें समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%, पीरियड कब से ब्याज मिलेगा, जब से तुम इन्वेस्ट किए हो तब से। सर ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, क्यों, तुम जब से पैदा हुए हो तब से तुमको ब्याज देगा क्या, इन्वेस्ट किए हो तब से मिलेगा ना, ठीक है। तो 1 जनवरी तो 3 महीने के हिसाब से ब्याज मिलेगा, ठीक है। अच्छा कैलकुलेट कर लो भाई इसको, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, 4 3 जा 4 4 जा 3 और 3 कैंसल, ठीक है। 5 4 जा 20 और ये 2 0, 2000 का इंटरेस्ट तुमको मिलेगा। फर्स्ट इफेक्ट, इसको तुम ऐड करोगे इन्वेस्टमेंट के साथ, बराबर है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखता है, एसेट साइड बैलेंस शीट के। सेकंड इफेक्ट, क्या ये तुम्हारा खर्चा है, नहीं, इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है, डन। लास्ट कॉन्सेप्ट, अब देखो दोनों कॉन्सेप्ट सेम दिख रहे हैं, 16% इन्वेस्टमेंट और 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारे कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, गवर्नमेंट को पैसा दिया है, गवर्नमेंट की स्कीम्स निकलती है तो बिजनेस वाले तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर तुमको गवर्नमेंट बॉन्ड के पहले परसेंटेज दिख रहा है, इट इज नथिंग बट हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है, इट इज नथिंग बट हिडन एडजस्टमेंट। तो तुमको इसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड में तुमने पैसा दिया है या गवर्नमेंट से पैसा लिया है। सर गवर्नमेंट बॉन्ड में अभी आपने बताया कि जैसे हम लोग कहीं और इन्वेस्ट करते हैं वैसे गवर्नमेंट की स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो ऑफकोर्स वो तुम्हारे लिए इंटरेस्ट रिसीव करने वाला काम करेगा, पैसा आएगा, एसेट वाला काम करेगा, हाँ। और वो इनकम है तो सेकंड इफेक्ट उसका P&L के क्रेडिट साइड में जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने अपने एडजस्टमेंट्स को कवर कर लिया और अपना अब कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तैयार हो जाओ अपने प्रैक्टिकल सम्स के साथ में, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, अगर तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो वीडियोस को देखो, अगर नहीं देखें तो ऑफकोर्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा फॉर श्योर। तो पहले उन वीडियोस को कवर कर लो, ठीक है। मैं 1-2 दिन के बाद से फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वीडियोस डालना चालू करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का काम है सारे वीडियोस को एक बार ही रिकवर करना। अब तक मैंने लगभग 6 वीडियोस डाल दिए, ठीक है, 6 वीडियोस डाल दिए होंगे, ओके। पहले दिन पे मैंने कैलकुलेशन का वीडियो डाला, फिर ट्रेडिंग, फिर फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट नंबर 6 वीडियो डाल दी। ये एडजस्टमेंट नंबर 2 पार्ट 2 का वीडियो होगा, ठीक है। 7 वीडियोस को अच्छे से गो थ्रू करो। फाइनल अकाउंट में हम लोग को 15 आउट ऑफ 15 लेना है, ओके। इस तरीके से तैयार हो जाओ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।